नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की, जिसमें एक के बाद एक नए अपडेट्स आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस के सोर्सेज के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आतंकियों ने बम ब्लास्ट की बहुत बड़ी प्लानिंग रची थी। कई सारे शहरों में एक साथ में बम धमाका इनके द्वारा किया जाना था, ऐसी इनकी प्लानिंग थी। एक साथ कई गाड़ियों को ब्लास्ट ये करने वाले थे। कई गाड़ियों का इस्तेमाल बम धमाके करने के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन क्योंकि वो प्लान फेल हो गया, इसी वजह से एक ही जगह पर ब्लास्ट हुआ और वो जगह थी दिल्ली का लाल किला। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए अल फलाह यूनिवर्सिटी और डॉक्टर्स की साजिश का खुलासा नहीं हुआ होता तो एक साथ में देश के अलग अलग हिस्सों में 4 से 5 ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी आतंकियों के द्वारा। गनीमत यह रही कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अलर्टनेस के साथ में काम कर रही थी और उसी सतर्कता की वजह से जो इनपुट्स थे वो मिले और इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एटीएस के साथ साथ पुलिस की टीमें लगती हुई नजर आई। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सहारनपुर से सबसे पहले डॉक्टर को गिरफ्तार किया था और उसी के बाद में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और कई सारा विस्फोटक पकड़ा गया। अब हरियाणा पुलिस के सूत्रों के हवाले से कई सारी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में जिस I-20 कार से धमाका किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, आतंकी ठीक ऐसी ही 3 और गाड़ियां तैयार करने वाले थे, यानी कि विस्फोटक के साथ में ब्लास्ट करने के लिए तैयार करने वाले थे। ये लोग बम ब्लास्ट की बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहे थे, जिसके तहत अलग अलग शहरों में एक साथ में बम धमाके होते। 3 से 4 गाड़ियां बताया जा रहा है कि प्लानिंग में शामिल थी। पहली गाड़ी का इस्तेमाल दिल्ली में किया जाना था, जो कि हो भी गया। वहीं दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल अयोध्या में किया जाना था, राम मंदिर इनका टारगेट था। तीसरी गाड़ी प्रयागराज भेजने वाले थे और चौथी गाड़ी का इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाना था। हर जगह पर ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कार का इस्तेमाल करने का प्लान था और जिस I-10 गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो भी कई बार सेल आउट हो चुकी थी, उसके ओनर्स कई बार बदले जा चुके थे, लेकिन पकड़े जाने तक आतंकी ब्लास्ट की तारीख तय नहीं कर पाए थे। यानी कि जिस दिन विस्फोटक पकड़ा गया था तब तक तारीखें तय नहीं हुई थी। यही कारण रहा कि आनन फानन में बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट को अंजाम दे दिया गया। इस सब के ऊपर हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए मोहित ओम ग्राउंड से। मोहित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और आगे पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, की जा रही है और क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये 4 गाड़ियां थी जिसको लेकर जो है वो हरियाणा पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 4 गाड़ियों को तैयार किया गया था, जिसमें विस्फोटक था और उनको अलग अलग शहरों में भेजना था। यूपी के वाराणसी, काशी और अयोध्या इनके टारगेट पे थे और ये चारों गाड़ियां इनको वहां भेजनी थी। हालांकि आतंकी जो ब्लास्ट है उसकी तारीख तय नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही कार्रवाई शुरू हो गई थी और मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार ऑपरेशन जो है वो काफी तेज हो गया था और उसी डर के मारे उमर ने फरीदाबाद को छोड़ा था और फरीदाबाद से पहले वो मेवात की तरफ गया था। मेवात और फरीदपुर जिरका में थक गया था और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे उसने ब्लास्ट से एक रात पहले अपनी रात बिताई थी और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ आया था और यहाँ पे ब्लास्ट किया था। इसी तरह एक दूसरी गाड़ी का भी जिक्र सामने आया था जो लाल कलर की इको स्पोर्ट्स कार थी, जिसको कल देर रात फरीदाबाद पुलिस ने एक गांव के पास बने फार्म हाउस से जब्त किया है और उसकी अभी तक शिनाख्त चल रही है। और ऐसी तीसरी गाड़ी है ब्रीजा, इसको लेकर अलर्ट दिया गया है और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस को जो अलर्ट दिया गया कि आपके इलाके में ये गाड़ी हो सकती है। ब्रीजा का जो हुलिया है वो पुलिस को भेज दिया गया है, इसलिए अब चारों तरफ नाकेबंदी उस ब्रीजा कार को लेकर भी की जा रही है। ऐसी चौथी कार का भी जिक्र किया गया जिसमें विस्फोटक हो सकता है। तो इस तरीके का बड़ा इनपुट जो है वो इस वक्त हरियाणा पुलिस की तरफ से दिया गया है और इस पर लगातार जो है न सिर्फ हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस बल्कि यूपी पुलिस भी इस मामले में शिनाख्त कर रही है कि आखिरकार वो 2 कारें कहां गई हैं, क्योंकि जो टारगेट था वो यूपी के बड़े शहर थे। जी, 2 कार्स कहां गई हैं? बड़ा सवाल ये भी कि जिस गाड़ी में उमर बैठा हुआ था उस गाड़ी में जो 2 लोग सवार थे जिनका दावा किया जा रहा था, आशंका जताई जा रही है, वो कहां गए, ये भी सवाल है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, लाल इको स्पॉट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विस्फोटक खरीदने में लाल इको स्पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। फरीदाबाद से बरामद हुई आतंकी उमर की एक गाड़ी बताई जा रही है। उमर वही शख्स जिसने I-10 गाड़ी को ले जाकर दिल्ली में ब्लास्ट किया और उसी की ये गाड़ी बताई जा रही है। विस्फोटक इस गाड़ी से खरीदा गया था। तस्वीरें सामने आई, आप देख रहे हैं। मेवात से इको स्पोर्ट कार से विस्फोटक खरीदा गया था। ये वही विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दिल्ली के बम धमाकों में किया गया है। दरअसल कल फरीदाबाद में पुलिस ने आतंकी मोहम्मद उमर की एक लाल कलर की इको स्पोर्ट कार बरामद की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये खुलासा हुआ इस गाड़ी को लेकर कि इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने के लिए किया गया था, जिसके जरिए लाल किले के पास में आतंकी हमले को अंजाम भी यहां पर दिया गया था। इस बीच हमारे साथ
में मोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए दिल्ली से, शिवानी भी हमारे साथ में ज्वाइन इन है और साहिल सोहेल हमारे साथ में कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। इस बीच सबसे पहले मोहित का ही रुख कर लेते हैं। मोहित, लाल इको स्पोर्ट के बारे में आप बता रहे थे, अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विस्फोटक खरीदने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। कब इस गाड़ी का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने के लिए हुआ, कैसे इस विस्फोट को जो है ट्रांसफर किया गया i10 गाड़ी तक, कैसे उसको यहां तक लाया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए इस गाड़ी के बारे में पता लगा है, जो फर्टिलाइजर लाया जा रहा था वो इस गाड़ी के अंदर लाया जा रहा था, साथ ही जो विस्फोटक सामग्री है वो उसके लिए ये जो लाल इको स्पोर्ट्स है उसका इस्तेमाल किया गया था, ऐसा अभी हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया। लेकिन ये कब पहुंची थी विस्फोटक खरीदने के लिए, किन जगहों पे गई थी, क्योंकि मेवात रीजन की बात निकल के सामने आ रही है कि मेवात में कई फर्टिलाइजर कंपनीज है जहां से जो अमोनियम नाइट्रेट है वो वहां से लिया गया था और उसके अलावा फर्टिलाइजर जो है वो कुछ वहां से लिए गए थे। ये गाड़ी वहां पे कब गई थी और किन जगहों पे गई थी, कौन लोग थे जिनसे संपर्क साधा था, किन लोगों से ये विस्फोटक सामान लिया गया था, कब ये विस्फोटक जो है वो i20 कार में शिफ्ट हुआ था, और जो बाकी दो कारों की बात हो रही है क्या उनके अंदर विस्फोटक शिफ्ट हुआ है, इसको लेकर अब लगातार जांच जो है वो काफी तेजी से चल रही है। और इस पूरी गाड़ी की जो है पाया है या फिर गाड़ी को सिर्फ घेर के रखा हुआ है, गाड़ी को लेकर मौजूदा प्रेजेंट अपडेट क्या है, गाड़ी में से कुछ बरामद हुआ है और विस्फोटक की ऐसी चीजें जिससे ये दावा किया जा रहा है कि अंदर जो सामान था वो विस्फोट से जुड़ा हुआ था गाड़ी के? देखिए गाड़ी की जो है पूरी जांच गई है, एनएसजी ने जांच की है और हरियाणा पुलिस ने इसकी पूरी जांच की है, साथ ही दिल्ली पुलिस भी वहां पे थी। अभी इसके अंदर से क्या मिला है इसको लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने यह जरूर बताया है कि इसके अंदर विस्फोटक जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर जरूर हुआ है, इससे इसमें खरीदा गया है और इसको लेकर ये ट्रेवल हुई है। तो विस्फोटक कहां से लिया गया था और कब कहां पहुंचाया गया है, इसको लेकर पूरी जानकारी भी सामने आनी है। और गाड़ी को लेकर एनएसजी ने पूरी अपनी फॉरेंसिक जांच की है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने जांच किया, कौन कौन से पार्ट्स उसमें मिले हैं, कौन कौन साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी आना थोड़ा भी बाकी है। जी इस बीच मोहित एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, मस्जिद फैज़-ए-इलाही एनआईए की टीम पहुंच गई है क्योंकि पूरा जिम्मा इन्वेस्टिगेशन का एनआईए की टीम को दे दिया गया है। मस्जिद में पहुंच गई है, मस्जिद में मौजूद लोगों के साथ में पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है एनआईए की टीम के द्वारा। इस बीच कई सारे अधिकारियों की टीम मस्जिद में एक साथ में पहुंची है जानकारी जुटाने के लिए। टीम में एक महिला अधिकारी भी मौजूद है जो कि महिलाओं के साथ में जो अंदर मस्जिद के मौजूद है उनके साथ बातचीत करती हुई नजर आएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी का रुख कर ले। शिवानी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितने मेंबर्स की टीम पहुंची और बताया जा रहा है कि एक महिला भी इस टीम में मौजूद है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर उस तस्वीर को सबसे पहले दिखाएंगे। फैज़-ए-इलाही मस्जिद की वो कमेटी के अंदर जो है अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। 3 अधिकारी सुबह पहले पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर एक चौथी महिला अधिकारी पहुंची है। आपको मैं बता दूं कि थोड़ा हलचल का माहौल अंदर इसलिए भी है क्योंकि यह जो पहली बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये इस कमेटी की है जो मस्जिद की कमेटी अथॉरिटी रखती है बातचीत करने की। फिलहाल अधिकारी अंदर मौजूद हैं और इसीलिए इस पूरे गेट को बंद किया गया है। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि फैज़-ए-इलाही जो कमेटी है मस्जिद की, जब हमने उनसे बात की अब्दुल सामी से, उन्होंने साफ तौर पर डॉक्टर उमर को पहचानने से इनकार किया। उनके मस्जिद में पहले आने या फिर किसी से जानकारी या किसी से मुलाकात करने पर उन्होंने साफ तौर पर ना कहा है। इसमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद है जो साफ तौर पर, जो दूसरी ओर आप मस्जिद देख पा रहे हैं, इसी मस्जिद के अंदर पूरी जो टीम है वो मौजूद है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नमाज कहाँ होती है, क्योंकि ये जो पूरा मस्जिद का इलाका है, मैं आपको बताते चलूं कि महज 3 किलोमीटर दूर है लाल किले से, और इसीलिए ये पेचीदगी बढ़ाती है इस पूरे मामला में, क्योंकि जो आरोपी है डॉक्टर उमर वो इस मस्जिद में आता है, दोपहर की नमाज को अदा करता है, उसके बाद यहीं आसपास पार्किंग में 40 मिनट गाड़ी अपनी लगाकर उसी गाड़ी के भीतर बैठा रहता है और उसके बाद जो है उसकी अगली मूवमेंट लाल किले की ओर जाती है। मस्जिद के अंदर सीसीटीवीज लगे हुए हैं, क्या उसकी जो रीच है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को दे दी गई है? क्योंकि उमर अगर अंदर गया है, क्या वाकई उसने केवल नमाज ही पढ़ी है या फिर वो लोगों के साथ में मुलाकात करने के लिए गया था? और अगर उसने मुलाकात की है तो कौन वो लोग हैं जो कि उमर के संपर्क में थे और मस्जिद के अंदर थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेने के लिए फिलहाल जो टीम है वो अंदर मौजूद है। जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि इस मस्जिद की अगर हम बात करें कमेटी की, तो कमेटी ही सारे सीसीटीवी के फुटेजेस जो हैं वो निकाल के दे सकती है, इमाम की जानकारी दे सकती है। और आज मौजूदा हालात में इमाम के बयान की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इमाम यहाँ से गायब है, फरार है, और इसीलिए मस्जिद पर भी सवाल खड़े करते हैं। आपको मैं यह बताते चलूं कि इस पूरे एरिया को अगर आपको मैं दिखाऊं कार्तिक के लेंसेज से, तो आप देखेंगे कि छोटी मोटी दुकानें हैं। इन सभी दुकानों के जो बाहर सीसीटीवीज हैं वो हर एक एंगल को एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी जो फुटेज है वो दिल्ली पुलिस द्वारा, उसके बाद जांच एजेंसी एनआईए द्वारा ली जा चुकी है और उसके बाद
पूछताछ जारी है, खंगाला जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। मैं बताते चलूं कि इन्हीं सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में उमर की नई तस्वीरें सामने आई हो, वो दिखाई दे रहा हो, और इसीलिए यह टीम यहाँ पहुंची है कि आखिर किस इलाके में उसने नमाज को अदा किया और फिर किन गेट से बाहर निकला है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के भीतर जाने के लिए 3 गेट, निकलने के लिए 2 गेट का रास्ता है। तो किस गेट के जरिए वो बाहर निकला, कितनी देर वो मस्जिद में रुका रहा। शिवानी, आपको रोकते हुए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट पुलिस पहुंच गई है। डॉक्टर आरिफ का नेटवर्क तलाशने के लिए ये पुलिस वहां पर पहुंचती है। आपको याद होगा कि आज सुबह ही हमने आपको एक बड़ी खबर बताई थी कि डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है और डॉक्टर आरिफ एक बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी इस आतंकी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ था। कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर आरिफ और इसका नाम भी इसी व्हाइट कॉलर टेररिज्म के बीच में शामिल बताया जा रहा है। मनीष का रुख कर लेते जल्दी से। मनीष, फिलहाल पुलिस की टीम पहुंच गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, अभी यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पे और यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि जो डॉक्टर आरिफ है उसने कब यहाँ पर ज्वाइन किया था, अटेंडेंस उसकी कैसी थी, कब कब आना जाना हुआ करता था, अभिषेक के साथ वो रहा करता था। तो अभिषेक के बारे में भी जानकारी इस ऑफिस में आकर ली गई है। ये डायरेक्टर का कार्यालय है और यहाँ पर कानपुर पुलिस की टीम पहुंची थी। एक एक करके रजिस्टर को खंगाल कर यहाँ से जानकारी जुटाई गई है। संभावना इस बात की भी है कि जो मेडिकल कॉलेज में, कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं, जो खासतौर पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी कि क्या आरिफ के जरिए उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई थी, क्या उन्हें बहकाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी ताकि अपने नेटवर्क में कुछ और डॉक्टर्स को शामिल किया जा सके जो अभी पढ़ रहे हैं। तो ये कानपुर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम मिलकर कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पर यूपी पुलिस, कानपुर पुलिस रजिस्टर खंगाल रही है, कब कब आरिफ आया जाया करता था, घर से जो निकलता था उसकी जो टाइमिंग थी और यहाँ पर जो हॉस्पिटल पहुंचने की जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग में कितना फर्क है, कितना अंतर है, क्या इस बीच आरिफ कहीं और जाता था, किसी और लोगों से मिलता जुलता था। तो ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें जुटाने की कोशिश कानपुर पुलिस कर रही है। अभी 1 बजे कानपुर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाएगी जिसमें आरिफ की स्थिति को लेकर अपना पक्ष डिपार्टमेंट के लोग रखेंगे। अभिषेक जो रूम पार्टनर है वो भी इसमें अपनी बात रखना चाहता है। हालांकि डॉक्टर अभिषेक से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन अभी वो बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो एचओडी है उनका कहना है कि 1 बजे डॉक्टर अभिषेक भी मौजूद रहेंगे। उनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन यूपी पुलिस, कानपुर पुलिस एक्टिव है और लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग दर्शकों को एक बार ये भी जल्दी से बता दें, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स लगातार पकड़े जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। आतंकी हमले में डॉक्टर निसार उल हसन की तलाश की जा रही है। एक नया डॉक्टर सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ये डॉक्टर फरार बताया जा रहा है, इसीलिए पुलिस की जो रडार है उस पर आ गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में निसार पढ़ाया करता था। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप डॉक्टर निसार के ऊपर लग रहे हैं और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो ये फरार क्यों हो जाता है। आतंकी गतिविधियों की वजह से 2023 में इसको बर्खास्त कर दिया गया था और अब पुलिस और एजेंसीज के रडार पर डॉक्टर निसार है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही ये एक और डॉक्टर बताया जा रहा है। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद में लगातार संदिग्धों के खिलाफ में शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में आतंकियों के मददगार डॉक्टर निसार अहमद के लापता होने की वजह से हड़कंप मच गया है। आखिरकार ये डॉक्टर गायब क्यों है? अगर इसकी कोई गलती नहीं है, पुलिस के रडार पे है, तो पुलिस के साथ क्यों नहीं सहयोग कर रहा है? वो ब्लास्ट के बाद से ही फरार चल रहा है ये बताया जा रहा है। उनका नाम सामने आने के बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर डॉक्टर बर्खास्त कर दिया गया था तो यूनिवर्सिटी वालों ने उसे नियुक्त कैसे कर लिया? ये भी एक क्वेश्चन राइज किया जा रहा है। जांच एजेंसीज उनकी तलाश में जुटी हुई हैं क्योंकि इस घटना ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। कहीं ये डॉक्टर किसी और बड़े प्लान को अंजाम देने में तो नहीं लग गया? ये भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। यही कारण है कि बहुत तेजी के साथ में जो जांच पड़ताल है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो आगे बढ़ रही है। साहिल का रुख कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में जुड़ गए। साहिल, फिलहाल डॉक्टर निसार के बारे में क्या कुछ अपडेट है? जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है डॉक्टर निसार के नेक्सस के बारे में, लोगों के बारे में जो इसके इर्द गिर्द रहे हैं? देखिए, डॉक्टर निसारुल हसन डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रमुख थे और 2023 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनको नौकरी से निकाल दिया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे और कई समय से वो उन पर जो आतंकवाद को या
इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का जो आरोप था वो लग रहा था। सईद अली शाह गिलानी जो कि अलगाववादी नेता थे, उनके काफी खास माने जाते थे, काफी क्लोज थे उनके, और उसके बाद ही एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उस इन्वेस्टिगेशन की बिना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनको नौकरी से बरतरफ किया था। अब जबकि वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम कर रहे थे, लेकिन जब से दिल्ली के लाल किले इलाके में ब्लास्ट हुआ तब से वो लापता है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईके और एसआई की टीम्स भी लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। कल देर शाम भी उनके घर पर, यानी जो उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला के रहने वाले हैं, वहां पर भी एक रेड हुआ था। उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है, उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी जो है वो बंद किया है। पिछले कई दिनों से उनका मोबाइल फोन जो है अब बंद आ रहा है, यानी उनसे जो कांटेक्ट है नहीं हो पा रहा है, घर वालों का भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जांच एजेंसियां डॉक्टर निसारुल हसन के पीछे भी लग गई है। वो आखिर कहाँ है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे थे, प्रोफेसर का काम कर रहे थे, और उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में अब हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो एक ऐसे डॉक्टर है जिन पर पहले ही जो आरोप है वो लगे थे, और उन्हीं आरोपों की बिना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनको टर्मिनेट किया था। उनकी सर्विसेज टर्मिनेट हुई थी, जिस तरीके से बाकी करीब 80 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सर्विसेज टर्मिनेट की गई हैं 2019 के बाद में। ये एक बड़ा जो स्टेप है, ऑपरेशन है, वो प्रशासन के दौरान ठीक है साहिल, एक बार हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं, क्योंकि डॉक्टर निसार की लगातार तलाश जारी है, डिटेल्स खंगाली जा रही है और एक एक कड़ी से कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। तलाश डॉक्टर निसार की जा रही है, क्योंकि शक के कटघरे में अब ये खड़े हो गए। आखिर ये डॉक्टर निसार है कौन, जिसकी जांच एजेंसियां बेसब्री से तलाश कर रही है, ये भी आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन के जरिए बता देते हैं। पूरा नाम डॉक्टर का निसार उल हसन है। डॉक्टर निसार साल 2023 तक श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल, जिसे आमतौर पर हम सब लोग SMHS हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहां पर पढ़ाया करता था। अस्पताल में मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यह नियुक्त था। जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला यह डॉक्टर बताया जा रहा है। डॉक्टर निसार पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। 21 नवंबर साल 2023 की वो तारीख जब नौकरी से इन आरोपों के तहत, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के तहत डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया था। अब आप सोचिए, लेकिन इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार नियुक्ति कैसे हो जाती है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जब बर्खास्त कर दिया गया था उपराज्यपाल के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस डॉक्टर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में साल 2023 में ही बर्खास्त किया जा चुका था, उसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, जैसे बाकी सारे डॉक्टर जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है उनको पकड़ा गया है, उस यूनिवर्सिटी ने इस डॉक्टर को, बर्खास्त डॉक्टर को कैसे हायर कर लिया? क्या इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश, प्लानिंग शामिल है, या फिर किसी प्लान के तहत एक अंजाम को पहुंचाने तक, एक गतिविधि को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया गया है? इस सब के बीच में दिल्ली पुलिस के एक और बड़े सुराग मिलने की जानकारी मिल रही है। आतंकियों की डायरी से धमाके की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोई डायरी पुलिस को बरामद हुई है। जांच एजेंसियों के हाथ में आतंकियों की डायरी लगी है। डायरी में कई सारे कोड वर्ड्स मिले हैं। अब ये वो कोड वर्ड्स हैं जिसके जरिए ये आतंकवादी कॉन्वर्सेशन किया करते थे, बातचीत किया करते थे, ताकि कोई भी इनको इंटरसेप्ट ना कर सके। मोबाइल फोन पे, व्हाट्सएप पे कोड्स में बातें इनके द्वारा की जा रही थी। यहां तक कि आम भाषा की बजाय ये कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे, ताकि शक के दायरे से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और इंटेलिजेंस के दायरे से ये कोसों दूर रहें और अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा सके। अब कोड वर्ड्स कौन से हैं ये भी जान लीजिए। सोर्सेस के मुताबिक आतंकियों की इस डायरी से कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक डायरी में कई सारे कोड वर्ड्स लिखे गए थे, जिनके जरिए आतंकवादी आपस में बात किया करते थे। ये डायरी डॉक्टर उमर, यानी कि वो उमर जिसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, वो उमर जिसकी वो I-10 गाड़ी थी जो कि ब्लास्ट में फट गई, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, जो कि दूसरा डॉक्टर है जिसको अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था, उससे बरामद की गई है। डायरियों में जो कोड वर्ड्स लिखे थे इन्हें डीकोड किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और साथ साथ में इंटेलिजेंस की टीम इसे डीकोड करने में लगी है। डायरी में 8 से 12 जो कोड वर्ड्स हैं उनका खुलासा हुआ है मिलने का। अब ये डायरी क्या है, इसमें से क्या बरामद हुआ ये भी बता देते हैं आपको। ये डायरी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है, वहां से बरामद की गई है। आतंकी उमर और मुजम्मिल की इन डायरीज में कई सारे छुपाने वाले जो राज हैं, जो शॉक कर देंगे आपको, वो इसमें शामिल है। सोर्सेज की माने तो डायरी में कोड वर्ड्स
इस्तेमाल किया गया है। डायरी में धमाके की पूरी प्लानिंग नोट की गई थी सिलसिलेवार तरीके से। डायरी के साथ में एक नोटबुक भी बरामद हुई है जिसमें भी कई सारे जो राज हैं इनके वो छिपे हुए बताए जा रहे हैं। डायरी रूम नंबर 13 और रूम नंबर 4 से पुलिस को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की टीम को बरामद हुई है। डायरी में कई बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और साथ में इसमें आतंकियों के स्लीपर सेल के भी नाम शामिल है जिन तक पहुंचने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। डायरी में नाम, फोन नंबर और तारीखें भी दर्ज की गई हैं। 25 से 30 लोगों के नाम भी डायरी में लिखे गए। अब ये 25 से 30 लोग कौन है, इन तक पहुंचने के लिए तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, इंटेलिजेंस है, वो आगे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से अदील की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जैसे ही मुजम्मिल को इस बात की जानकारी मिली कि एक बड़े ऑपरेशन के तहत जो अदील है उसकी गिरफ्तारी हुई है और मुजम्मिल पे भी इसकी जो आंच है वो आ सकती है, उसके बाद मुजम्मिल लगातार अपनी डायरीज को, अपनी जो खुफिया दस्तावेज थी जो छिपा के रखा था, उसको ठिकाने लगाने में लगा था। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं, कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम वो हॉस्टल रूम्स जहां पे मुजम्मिल और उमर जाया करते थे या रुकते थे, जो उनका बाकायदा अपना कमरा था, वहां पर जो जांच है वो की गई। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो डायरी है दोनों की, और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। तीसरी कार का सुराग मिल गया है। देश विरोधी साजिश को अंजाम देने के तहत गाड़ियों में ब्लास्ट करने का प्लान था। ब्रीजा कार बताई जा रही थी जो कि गायब थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। तीसरी गाड़ी का सुराग मिला है। ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। अब इस गाड़ी का किस तरीके से इस्तेमाल होना था, मोहित से जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। मोहित, कहां से सुराग मिला है और किस तरीके से इस तीसरी गाड़ी का उपयोग होना था, जानकारी दीजिए। यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, जिसके बाद यह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर उमर कैसे आया, इनपुट मिला था, क्या कोई और है, इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हम पहले ही बता रहे थे आपको कि 4 गाड़ियां थी जिनको तैयार किया गया था, जिसमें विस्फोटक को जो है वो अलग अलग शहरों में भेजना था। क्या ये विरजा कार उसमें ही वही गाड़ी है जिसमें ये विस्फोटक को ले जाना था? अब इसकी पूरी तरीके से फॉरेंसिक जांच की जाएगी और उसको पता लगाया जाएगा क्या कभी इसके अंदर विस्फोटक रखा गया था या नहीं रखा गया था। इस गाड़ी को यहाँ तक कौन लेकर आया है, कौन इसका ऑनर है, किसने इसको खरीदा है, इसको लेकर भी तमाम जानकारी जो है वो अभी आधिकारिक रूप से सामने आनी है। जी, तो देश विरोधी साजिश में शामिल ये तीसरी गाड़ी बताई जा रही है। इको स्पोर्ट गाड़ी एक बरामद हो चुकी है। वहीं i10 गाड़ी में ब्लास्ट करके दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई थी। वहीं ब्रीजा कार का पुलिस ने जो सुराग है वो बरामद कर लिया है। यूनिवर्सिटी से ये कार मिल गई है। अब इस कार का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया था, जैसे अभी बताया जा रहा था, मोहित आप ही बता रहे थे कि कैसे जो इको स्पोर्ट कार थी उसका इस्तेमाल विस्फोटक को कैरी करने के लिए किया जा रहा था। तीसरी कार को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 से साजिश के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है जिसका नंबर 17 है उसमें ये आतंकी यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो या फिर डॉक्टर उमर हो, ये मुलाकात किया करते थे। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरे नंबर 13 की जो जानकारी है वो मिल रही है, जहां पर मीटिंग्स अमूमन हुआ करती थी और इन्हीं मीटिंग्स में प्लानिंग की जाती थी, प्लॉटिंग की जाती थी। दिल्ली बम धमाके और फरीदाबाद में मिले 2921 किलो विस्फोटक समेत आतंक की पूरी कहानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में ही रची गई थी, ये जानकारी मिल रही है। अब रूम नंबर 13 के साथ में रूम नंबर 4 में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। ये रूम आतंकी उमर और आतंकी मुजम्मिल के बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये यहाँ पर उठता है, इतने बड़े डॉक्टर थे, तालीम दे रहे थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, एजुकेटेड थे, उसके बावजूद ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही थी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन इससे बेखबर था। ये बहुत बड़ा शक का दायरा क्रिएट करता है और अभी तक यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं दी गई है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन अब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। आखिरकार किसी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं पता था कि जो डॉक्टर्स उसने लोगों को, बच्चों को तालीम देने के लिए रखे हुए हैं, जो डॉक्टर्स इतने समय से काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो आप ही की बिल्डिंग में, यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस की बिल्डिंग के कमरे के अंदर, बिल्डिंग 17 के
कमरा नंबर 13 के अंदर आतंकी गतिविधियों को देश की राजधानी को दहलाने का प्लान बना रहे हैं और आप इससे बेखबर हैं। यही कारण है कि तमाम जो एसटीएफ की टीमें हैं या फिर एटीएस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची। इस बीच तीसरी बहुत बड़ी खबर फिलहाल जो मिल रही है वो ये कि डॉक्टर शाहीन के नाम पर ये तीसरी गाड़ी रजिस्टर्ड बताई जा रही है। अब आप सोचिए कि कैसे कहें कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी गाड़ी पर ये अपडेट आया है सामने कि तीसरी जो ब्रीजा गाड़ी बरामद की है वो गाड़ी डॉक्टर शाहीन के नाम पर दर्ज है। डॉक्टर शाहीन भी दिल्ली में धमाकों की प्लानिंग में शामिल रही और डॉक्टर शाहीन को लेकर यह अपडेट मिला है। अनुज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही तीसरी गाड़ी दर्ज बताई जा रही है। क्या कुछ खुलासे शाहीन के द्वारा किए गए हैं अब इसको लेकर? जी बिल्कुल, I-20 के बाद कहीं न कहीं दो गाड़ियों का नाम और सामने आया था, जिसमें से एक इको स्पोर्ट्स और दूसरी ब्रीजा गाड़ी का नाम सामने आया था और इसको लेकर जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही थी। कल जिस तरीके से इको स्पोर्ट्स गाड़ी मिली और आज ब्रीजा गाड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुकी है, इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि ये गाड़ी डॉक्टर शाहीन के नाम पर थी। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 4 गाड़ियां इस पूरे मामले में अब तक शामिल हो चुकी है, जिसमें से सबसे पहले स्विफ्ट गाड़ी जिससे असॉल्ट राइफल मिला था, उसके बाद I-20 गाड़ी जिसका इस्तेमाल कहीं न कहीं दिल्ली ब्लास्ट में किया गया था और तीसरा इको स्पोर्ट्स गाड़ी जिससे विस्फोटक लाए गए थे, जिससे नू से बाकायदा जो विस्फोटक थे वो फर्टिलाइजर वो लेकर आए गए थे और चौथी गाड़ी ये ब्रीजा गाड़ी है। यानी कहीं न कहीं जो 4 गाड़ियों की कहानी थी और इन 4 गाड़ियों से ही बड़ी वारदात को अंजाम देना था। एक बार कहा जा सकता है कि अब एक तरीके से पूरी कड़ियां जो हैं वो जुड़नी शुरू हो चुकी हैं। 4 गाड़ियों का इस्तेमाल ये तमाम और बड़ी बात ये अनुज की जो 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं, सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये चारों गाड़ियां कोई ब्रांड न्यू गाड़ियां नहीं थी, इनके द्वारा शोरूम से जाकर नहीं खरीदी गई थी। इनके ओनर्स कई बार चेंज हुए, ये पैटर्न भी सामने आया ताकि कहीं से भी ये शक के घेरे में ना आए, कहीं पर भी ओनरशिप में डायरेक्टली कंपनी के सामने इनका नाम ना आए। सेकंड हैंड गाड़ियां, थर्ड हैंड गाड़ियां ये खरीद रहे थे। इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि शाहीन के नाम पर ये चौथी गाड़ी जो मिली है ये बरामद हुई है। शाहीन डॉक्टर जो बताई जा रही है जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसके द्वारा इस गाड़ी का उपयोग किया जा रहा था। अब इस गाड़ी का उपयोग कैसे किया जा रहा था ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि 4 गाड़ियां कुल मिलाकर मिल चुकी हैं। एक गाड़ी से धमाका किया गया, किसी से विस्फोटक लाए गए, किसी से कुछ और काम किया गया और प्लान तो ये भी सामने आ रहा है कि अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग शहरों में जाकर इन गाड़ियों में विस्फोट करना था। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, कमरा नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 में प्लानिंग प्लॉटिंग होती रही। आपके प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी के उसके डॉक्टर्स इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, देश को दहलाने की, लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और प्रशासन बेखबर है इससे। यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, वो भी नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर कहें कि जो बेस था वो इन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बनाया हुआ था अपनी प्लानिंग का और डॉक्टर मुजम्मिल का 17वें नंबर की बिल्डिंग का 13 नंबर कमरा जहां पे सबसे ज्यादा मीटिंग होती थी और इस मीटिंग में तय होता था कि किस तरीके से जो लैब है, लैब से जो रसायन पदार्थ है उनको बाहर लेके जाना है यूनिवर्सिटी से और जो उनके ठिकाने हैं जहां पे किराए का मकान लिए वहां पर किस तरीके से इनको पहुंचाना है। तो ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो मुजम्मिल के कमरे में होती थी और मुजम्मिल के जो 7 स्टूडेंट्स थे वो उस कमरे में लगातार आते थे और वहां पे मीटिंग किया करते थे। उन मीटिंग्स में कभी मुजम्मिल होता था तो कभी मुजम्मिल नहीं भी होता था, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार उस कमरे में जाते थे। अब उस कमरे की जांच के लिए खुद एनआईए की टीम मौके पर है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस वहां उस पूरी बिल्डिंग की जांच पड़ताल कर रही है। कुछ लोगों को लिस्टेड किया गया है जो उस कमरे में लगातार जाते थे। पहले भी